दीवानगी, एक जुनून। रात का तीसरा पहर था। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने अब भी उसकी धड़कनों से तेज चलते वक्त के गवाह थे। ये आयरा की डायरी थी, वही आयरा जिसके बिना अर्जुन की दुनिया अधूरी थी। 2 साल पहले की बात है। कॉलेज के फाइनल ईयर में पहली बार अर्जुन और आयरा की नजरें टकराई थी। आयरा अपनी किताबों में गुम रहने वाली लड़की थी, जबकि अर्जुन पूरे कॉलेज का क्रेजी लवर बॉय। उसके कई अफेयर थे, लेकिन जब उसने आयरा को देखा तो पहली बार उसे किसी के लिए जुनून महसूस हुआ। आयरा को इम्प्रेस करना आसान नहीं था। उसकी दुनिया किताबों, सपनों और उसकी कला तक सीमित थी। अर्जुन ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर आयरा ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वह आयरा के हर पसंद नापसंद को समझने लगा, उसकी किताबें पढ़ने लगा, उसके पसंदीदा कवियों की रचनाएं याद करने लगा। धीरे धीरे उसकी दीवानगी ने आयरा के दिल में भी हलचल मचा दी। लेकिन जब दोनों का रिश्ता गहराने लगा, तब किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। आयरा को पता चला कि अर्जुन का अतीत लड़कियों को धोखा देने वाला रहा है। उसे लगा कि अर्जुन का प्यार भी एक धोखा है, एक और खेल। उसने अर्जुन से दूरी बना ली। पर अर्जुन का जुनून सच्चा था। वह हर रोज उसके घर के बाहर बैठा रहता, बारिश में भीगता, उसकी लिखी कविताएं रात भर पढ़ता और सबूत देने की कोशिश करता कि वो बदल गया है। मगर आयरा की आंखों में अब सिर्फ अविश्वास था। एक रात अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि अगर आयरा को यकीन नहीं हो सकता, तो शायद उसे इस जुनून को खत्म करना होगा। वह शहर छोड़ने का फैसला कर चुका था। उसी रात आयरा ने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर अर्जुन के बारे में लिखे शब्द पढ़े। मैं अर्जुन पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन जब भी वह मेरे पास होता है, मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। क्या ये प्यार नहीं? सुबह होने से पहले आयरा अर्जुन के पास पहुंची। वह ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन जब उसने आयरा को देखा, उसकी आंखों में वही दीवानगी थी। बिना कुछ कहे आयरा ने उसकी डायरी उसके हाथ में दी। अर्जुन ने मुस्कुराकर पन्ने पलटे और कहा, अगर ये प्यार है, तो मैं उम्र भर इसका दीवाना रहूंगा। ट्रेन छूट गई, लेकिन दीवानगी का ये जुनून एक नई मंजिल पर पहुंच गया था। अर्जुन और आयरा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन छूटने के बाद अर्जुन और आयरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जुनून था। लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। नई शुरुआत या नई मुश्किलें। अर्जुन ने शहर छोड़ने का इरादा बदल दिया, लेकिन आयरा के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वे अर्जुन के अतीत से वाकिफ थे और उन्हें डर था कि आयरा कहीं उसका अगला शिकार न बन जाए। एक रात जब अर्जुन आयरा से मिलने गया, तो उसके बड़े भाई राघव ने उसे घर के बाहर रोक लिया। आयरा अब तुमसे नहीं मिलेगी अर्जुन, उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। अर्जुन जानता था कि राघव अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को साबित करने का फैसला किया। सच्चे प्यार की अग्नि परीक्षा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाने की ठानी। उसने कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में जगह बनाई और जल्दी ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने लगा। लेकिन इस दौरान आयरा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आयरा भी अर्जुन से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के जज्बात इतनी आसानी से मरते नहीं। एक दिन आयरा को अर्जुन की एक खबर मिली। अर्जुन ने शहर की सबसे बड़ी साहित्य प्रतियोगिता जीत ली थी और उसने अपनी कविता में आयरा के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। वह कविता पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। प्यार अगर खेल था, तो मैं खिलाड़ी नहीं था। अगर इम्तिहान था, तो मैं नाकाम नहीं था। तू मेरी सांसों में थी, तू मेरी धड़कन में थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। आयरा ने जब ये सुना, तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन अब भी वही दीवाना है जो उसके लिए सब कुछ कर। आयरा ने अर्जुन की कविता सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या सच में अर्जुन इतना बदल गया है? क्या उसका जुनून अब भी वैसा ही है? उस रात आयरा ने अर्जुन को मैसेज किया,
मिल सकते हो? फिर से आमना सामना। अर्जुन उस मैसेज को देखकर कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह गया। इतने महीनों बाद आयरा ने खुद उससे मिलने की बात कही थी। वह तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि इस बार सब्र करना जरूरी है। अगली शाम दोनों पुराने कॉफी शॉप में मिले, जहां कभी उनकी पहली बहस हुई थी। आयरा ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया, तुमने सच में मेरे लिए सब कुछ बदल दिया? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने जवाब दिया, तुमने ही कहा था ना कि प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने हर कदम सिर्फ तुम्हारे लिए उठाया है, ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मेरा जुनून सिर्फ एक फेज नहीं था, वो मेरी जिंदगी बन चुका है। आयरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई छल नहीं। उसने महसूस किया कि वह भी इस दीवानगी का हिस्सा बन चुकी है। परिवार का विरोध, लेकिन उनकी खुशियां अभी भी अधूरी थी। आयरा के माता पिता और भाई अब भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। राघव ने साफ शब्दों में कहा, अगर अर्जुन तुमसे सच्चा प्यार करता है, तो उसे हमारे सामने खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। आने वाले महीनों में उसने न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और मजबूत किया, बल्कि आयरा के परिवार से जुड़ने की भी पूरी कोशिश की। उसने धीरे धीरे राघव का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। अंतिम इम्तिहान। एक दिन राघव के बिजनेस को अचानक बड़ा नुकसान हुआ। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की, और राघव को एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक जुनूनी प्रेमी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। आखिरकार उसने अर्जुन और आयरा के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आयरा, अगर तुम्हारी खुशी अर्जुन के साथ है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। एक नई शुरुआत। अर्जुन और आयरा की दीवानगी अब सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि एक सच्ची मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन और आयरा की शादी हुई, तो वह शहर के लिए सिर्फ एक आम शादी नहीं थी। वह एक दीवाने की सच्चाई और जुनून की जीत की कहानी थी। बगदाद के राज और माहिरा की अनजानी यात्रा। माहिरा कहानी की नायिका, जो एक जिज्ञासु और साहसी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी रहस्यों से घिरी हुई है। वह बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहती है और पुरानी कहानियों में उसकी गहरी रुचि है। जीनत बेगम एक बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला, जो बगदाद के सबसे पुराने और अजीब महल में रहती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सदियों पुरानी है और एक भयानक रहस्य छिपा रही है। फिरोज माहिरा का मस्तमौला दोस्त, जो अक्सर बातें मजाक में उड़ाता है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें रहस्य सुलझाने में भी मदद कर देती हैं। मुल्ला अजीज एक बुजुर्ग विद्वान, जो बगदाद के पुराने बाजार में रहते हैं। उन्हें जीनत बेगम के बारे में गहरे राज पता है, लेकिन वो आसानी से ये बातें किसी से नहीं कहते। नूरा एक छोटी और नटखट लड़की, जो माहिरा के साथ अक्सर रहती है। उसकी बातें मजाकिया हैं, लेकिन उसमें एक अनजाना डर भी छिपा रहता है। शुरुआत। माहिरा का राज भरा सपना। कहानी की शुरुआत होती है माहिरा से, जो अपने घर की छत पर खड़ी बगदाद के अंधेरे और रहस्यमयी आकाश को देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अनकहा उसे आवाज दे रहा हो। उसका दिल अचानक एक सपना देखता है, जिसमें वह एक अजीब और भयानक महल में फंसी होती है और हर तरफ से उसे आवाजें बुला रही होती हैं। माहिरा, माहिरा। वह डर के साथ उठती है और अपने दोस्त फिरोज को यह सपना बताती है। फिरोज हमेशा की तरह उसकी बातें हंसी में उड़ा देता है। फिरोज हंसते हुए कहता है, अरे माहिरा, तुम भी क्या क्या सोचती हो? ये सपने वपने कुछ नहीं होते। चलो कोई अच्छा सा पकवान खाते हैं, दिल बहल जाएगा। माहिरा, नहीं फिरोज, मुझे ये सपना सच जैसा लगता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सपने के पीछे कुछ है, कुछ बहुत बड़ा राज। फिरोज एक बार फिर हंसता है, लेकिन माहिरा की आंखों में गंभीरता देखकर वह चुप हो जाता है। माहिरा का सपना उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसे कुछ तो करना ही होगा। वह मुल्ला अजीज के पास जाती है, जो बगदाद के सबसे विद्वान माने जाते हैं। मुल्ला अजीज माहिरा को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, मुल्ला अजीज, तुम्हें जीनत बेगम के बारे में पता चल गया है ना? माहिरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने जीनत बेगम का नाम कभी सुना ही नहीं था।
मुल्ला अजीज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में बोले, मुल्ला अजीज, जीनत बेगम का महल बहुत पुराना है। उसकी दीवारों में राज है और हर दरवाजे के पीछे एक अनजाना सच। जो भी उस महल में गया वह वापस नहीं लौटा। तुम्हें अगर वहां जाना है तो खुद को तैयार कर लो। माहिरा डर और जिज्ञासा के बीच में फंसी थी। उसकी जिज्ञासा उसे महल की ओर खींच रही थी, जबकि उसका दिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। माहिरा और फिरोज महल की ओर निकलते हैं। रास्ते में नूरा भी उनके साथ हो जाती है। नूरा मजाक में कहती है, नूरा, अरे माहिरा, अगर महल में कोई भूत मिला तो? फिरोज को तो डर के मारे भागते देखा होगा। फिरोज हंसते हुए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और अगर भूत मिला तो उसे भी एक दो जुमले सुना दूंगा। महल के पास पहुंचकर माहिरा को महसूस होता है कि इस जगह की हवा में कुछ अजीब है। हर कदम के साथ माहिरा का दिल तेज धड़कने लगता है। महल की ऊंची दीवारें उसे घूरती हुई महसूस होती हैं। महल के दरवाजे खुलते हैं और माहिरा, फिरोज और नूरा अंदर दाखिल होते हैं। अंदर अजीब सी शांति है। हर कमरे में एक अलग एहसास, एक अलग सन्नाटा। अचानक एक कमरा खुलता है और उनके सामने जीनत बेगम प्रकट होती हैं। जीनत बेगम बहुत बूढ़ी हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जीनत बेगम धीमी और गहरी आवाज में, आखिर तुम आ ही गए माहिरा, तुम्हारा इंतजार था। माहिरा घबराई हुई थी, लेकिन वह बोलने से पहले जीनत बेगम ने उसे रोक दिया। जीनत बेगम, तुम्हें पता है कि यह महल क्यों खास है? यहाँ हर दीवार एक कहानी बताती है, और तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि शुरू होगी। जैसे जैसे माहिरा और जीनत बेगम की बातचीत होती जाती है, माहिरा को समझ में आता है कि इस महल में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि कई परतें हैं। हर कमरा एक नया रहस्य खोलता है। माहिरा के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह महल में घिरती जाए और इन रहस्यों में फंसी रहे, या फिर एक चौंकाने वाले चुनाव का सामना करे। माहिरा ने जीनत बेगम की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही हो। महल का हर कोना, हर दीवार जैसे उससे कुछ कहने को आतुर थी। माहिरा ने जीनत बेगम से पूछा, माहिरा, आखिर ये महल है क्या, और मेरा इससे क्या संबंध है? आपने कहा था कि मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि शुरू होगी। इसका क्या मतलब है? जीनत बेगम धीमी और रहस्यमयी आवाज में। माहिरा, यह महल सिर्फ पत्थरों और दीवारों का नहीं बना है। ये वक्त और इतिहास का एक गवाह है। इस महल में हजारों सालों से कई कहानियां दफन हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, और तुम्हारी कहानी भी अब इस महल का हिस्सा बनने वाली है। माहिरा की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीनत बेगम क्या कहना चाह रही थी। वह आगे बोलने लगी, जीनत बेगम, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं माहिरा। एक रास्ता तुम्हें इस महल के अंदर और गहराई में ले जाएगा। वहां वो सच छिपा है जिसे जानने की तुम्हें जरूरत है, लेकिन उस रास्ते में खतरे भी हैं। और दूसरा रास्ता है लौट जाने का, लेकिन अगर तुम वापस गई तो यह राज कभी न खुलेगा और तुम्हारी जिंदगी यूं ही अधूरी रह जाएगी। माहिरा घबराई हुई और कुछ सोचते हुए, तो मैं क्या चुनूं? क्या मेरे लिए इस महल में ही रहना सही होगा, या मुझे बाहर की दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए? माहिरा के सामने एक बड़ी उलझन थी। महल के अंदर जाने का रास्ता रहस्यों से भरा था, लेकिन फिरोज और नूरा उसके साथ थे, जिन्होंने उसे हिम्मत दी। माहिरा ने फैसला किया कि वह इस राज को खोलेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। फिरोज मुस्कुराते हुए और मजाकिया अंदाज में, अरे माहिरा, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो क्यों ना महल के अंदर और भी गहराई में जाएं? शायद हमें कुछ खजाना भी मिल जाए। नूरा आंखें घुमाते हुए, फिरोज, तुम्हारी बातें कभी गंभीर नहीं हो सकती, है ना? ये महल खजानों से ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। तीनों महल के उस अहूज अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़े जो जीनत बेगम ने दिखाया था। माहिरा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदम धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे बड़ा राजा छिपा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला,
अंदर एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना और अजीब सा पत्थर का ढांचा था। उसके चारों ओर अजीब अजीब सी आकृतियां और लिपियां थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। माहिरा हैरानी से, ये ये क्या है? ये पत्थर का ढांचा किस चीज का प्रतीक है? फिरोज हंसते हुए, शायद कोई प्राचीन शिलालेख है। मुझे लगता है यह कोई पुराना खेल होगा। नूरा गंभीर आवाज में, फिरोज, तुम हर चीज को मजाक में मत उड़ाओ। ये जगह सच में रहस्यमयी है। देखो माहिरा, इस पत्थर पर कुछ लिखा है। माहिरा ने ध्यान से देखा। उस पर उकेरे गए शब्दों को उसने पढ़ने की कोशिश की। ये शब्द किसी बहुत पुरानी भाषा के थे जो वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एक वाक्य ऐसा था जिसे वह आसानी से पहचान गई। जो इस राज को खोलेगा उसे अपनी पहचान और अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। माहिरा चकित होते हुए, क्या? मेरा अस्तित्व? ये क्या मतलब है? मुल्ला अजीज अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं। मुल्ला अजीज गंभीर आवाज में, माहिरा, तुम्हारा इस महल से गहरा संबंध है। यह महल तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम इस रहस्य को खोलने के लिए चुनी गई हो। पर याद रखना, तुम्हारे सामने एक चौंकाने वाला सच आ सकता है। माहिरा की आंखों में सवाल और डर था। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसका इस महल से कोई पुराना नाता है। मुल्ला अजीज ने माहिरा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें एक लड़की थी जो बिल्कुल माहिरा जैसी दिखती थी। माहिरा चौंकते हुए, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये तस्वीर तो सदियों पुरानी लग रही है। मुल्ला अजीज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुल्ला अजीज, क्योंकि माहिरा, तुम वही लड़की हो, इस महल की रानी की पुश्त हो जो कभी इस जगह की वारिस थी। तुम्हारी आत्मा इसी महल से जुड़ी है और अब तुम्हें यह महल और इसके राज को संभालना है। माहिरा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां उसे सबसे कठिन चुनाव करना था। या तो वह अपने असली अस्तित्व को स्वीकार कर ले और इस महल की वारिस बने, या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए और इस रहस्य को हमेशा के लिए बंद कर दे। माहिरा के इस कठिन चुनाव के बीच फिरोज और नूरा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। फिरोज मुस्कुराते हुए, तो अब हमारी माहिरा एक रानी है। वाह, मुझे लगता है अब मुझे भी महल का एक कोना मिल ही जाएगा, है ना रानी साहिबा? नूरा हंसते हुए, फिरोज तुम भी ना, अगर माहिरा रानी बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें महल से बाहर फेंकेगी। तीनों हंसने लगे, लेकिन माहिरा की आंखों में अब भी एक गहरी सोच थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे एक फैसला लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अंतिम फैसला और महल का आखिरी राजा। माहिरा ने अपने दिल की सुनी और महल की गहरी गलियों में जाते हुए उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया जहां महल का आखिरी और सबसे बड़ा राज छिपा था। वह राज क्या था? माहिरा का भविष्य कैसा होगा? महल का अंत क्या होगा? आप सुन रहे हैं कहानियों की दास्तान, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प, रहस्यमयी और जादुई कहानियां। आज की कहानी है जादुई किताब का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो आपको जादू, रहस्य और दिल की गहराइयों में छुपे खजाने की सैर कराएगी। तो चलिए इस अनोखी दास्तान को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जादुई किताब का रहस्य। यह कहानी है हसन की, जो लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। हसन बचपन से ही एक जिज्ञासु और शांत लड़का था। उसकी दिलचस्पी हमेशा किताबों में रही। उसकी अम्मी सबीहा बेगम एक साधारण लेकिन धार्मिक महिला थी। उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज का जवाब किताबों में नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब हमें खुद जिंदगी से सीखने होते हैं। लेकिन हसन को अपनी किताबों की दुनिया में खोना अच्छा लगता था। एक दिन जब वह पुरानी किताबों की दुकान पर घूम रहा था, उसकी नजर एक बेहद पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब पर पड़ी, जिस पर उर्दू में लिखा था, जादुई हकीकतें। हसन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस किताब की पहली ही झलक से उसे ऐसा लगा जैसे यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। किताब पर कोई लेखक का नाम नहीं था और अंदर की इबारत भी काफी पुरानी लग रही थी। हसन ने दुकान वाले से पूछा, ये किताब कितनी पुरानी है?
दुकानदार ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और कहा, बेटे, ये किताब मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी। बहुत पहले से यहाँ रखी है, लेकिन कोई इसे खरीदता नहीं। शायद इसकी किस्मत तुम्हारे साथ बंधी हो। हसन ने कुछ संकोच के साथ किताब खरीद ली और अपने घर लौट आया। जब उसने रात को उसे पढ़ना शुरू किया, तो उसकी आंखें चमक उठीं। किताब की शुरुआत में ही लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा, उसे जादू के ऐसे रहस्य मिलेंगे जिनका सामना करने के लिए दिलेर होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, हर जादू की एक कीमत होती है। हसन को लगा कि यह सिर्फ एक मजेदार कहानी है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, किताब और भी दिलचस्प होती गई। एक पन्ने पर उसे एक जादुई मंत्र लिखा मिला, जो उर्दू में था, और उसे पढ़ते ही कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। हसन घबरा गया, लेकिन उत्सुकता ने उसे वह मंत्र पूरा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किताब से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हसन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वह अपने कमरे में नहीं था। वो किसी अजनबी, अनजान जगह पर खड़ा था। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिन पर इस्लामी वास्तुकला की नक्काशी थी। हसन ने महसूस किया कि वह किसी महल में है, लेकिन ये महल किसी पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। उसके सामने एक दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आखिरकार तुम आ ही गए हसन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, जिसके हाथ में वही किताब थी जो हसन ने पढ़ी थी। उसकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। बुजुर्ग औरत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम अमना है, मैं इसी किताब की रखवाली करती हूँ। तुमने जो मंत्र पढ़ा है, उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन ध्यान रहे, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। यहाँ की हर चीज में जादू है, लेकिन ये जादू तुम्हें जितना आकर्षित करेगा, उतनी ही खतरनाक कीमत वसूल करेगा। हसन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। उसने बुजुर्ग औरत से कहा, अगर मैं इस जगह पर आया हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ कुछ सीखने या पाने के लिए बुलाया गया है। मुझे वो रहस्य बताइए जो इस जादुई दुनिया में छुपा है। अमना ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम ये जानने की हिम्मत रखते हो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक बार रास्ते पर कदम रखा, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। याद रखना, इस महल के हर कोने में एक रहस्य छुपा है और तुम्हें हर रहस्य को हल करना होगा। हसन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। अमना ने अपनी उंगली से एक जादुई निशान जमीन पर खींचा और एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा तुम्हें उस पहली चुनौती तक ले जाएगा, अमना ने कहा। हर चुनौती तुम्हारी बुद्धि और दिलेरी की परीक्षा लेगी। हसन ने दरवाजे को पार किया और खुद को एक विशाल हॉल में पाया। हॉल के चारों ओर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र में एक कहानी छुपी हुई थी, लेकिन सबसे खास बात थी कि हर चित्र के नीचे एक उर्दू शेर लिखा हुआ था। एक शेर ने उसकी नजर खींची। ये कैसी दुनिया है जहां हर राज बेपर्दा नहीं होता, लेकिन जो समझे उसके लिए सब कुछ साफ होता। हसन ने ध्यान से चित्रों को देखना शुरू किया। हर चित्र में एक सुराग छुपा था, लेकिन जब उसने तीसरा चित्र देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चित्र में एक आदमी दिख रहा था, जो घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक ताला था। ताले के ऊपर लिखा था, सिर्फ वो इसे खोल सकता है जिसने अपने दिल का सबसे बड़ा राज कबूल किया हो। हसन ने सोचा, क्या ये ताला मेरी पहली चुनौती है? उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से पूछा, मेरा सबसे बड़ा राजा क्या है? क्या मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ? हसन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा राजा ये है कि मैं हमेशा अपने अम्मी के बारे में जानना चाहता था। अम्मी हमेशा मुझे कुछ छिपा कर रखती थी और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। जैसे ही उसने ये बात कही, ताला खुद ब खुद खुल गया और हॉल की दीवारें गायब हो गईं। अब वह एक खुले मैदान में खड़ा था
जहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसके पास जाते ही हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो औरत उसकी अम्मी थी। अम्मी। हसन ने दौड़ते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी अम्मी गायब हो गई। उनकी जगह सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में उर्दू में लिखा था, हर सवाल का जवाब उसके वक्त पर मिलता है और हर रहस्य का खुलासा तभी होता है जब तुम उसे समझने लायक बनते हो। अब तुम तैयार हो, हसन। जाओ, अपना खजाना ढूंढो। हसन ने चिट्ठी को पढ़कर अपनी आंखों को पोंछा और आगे बढ़ गया। उसे अब समझ में आ गया था कि ये सफर सिर्फ जादू और रहस्यों का नहीं था, बल्कि ये खुद की पहचान और अपने दिल की गहराइयों को जानने का था। वो आगे बढ़ता गया और हर चुनौती के साथ एक नया राज खुलता गया। आखिर में वो महल के आखिरी दरवाजे के पास पहुंचा, जहां लिखा था, जो दिल से देखेगा वही सच्चाई को पहचाने। हसन ने दरवाजा खोला और उसे एक विशाल खजाना दिखा। लेकिन खजाना सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि उसमें वो सारी किताबें थीं जो हसन ने कभी चाही थी। और सबसे ऊपर रखी थी वो जादुई किताब, जिससे उसका सफर शुरू हुआ था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, खजाना वो नहीं जो बाहर दिखता है, खजाना वो है जो तुम्हारे अंदर छिपा होता है। तुमने इसे पा लिया, हसन। अब जाओ, अपनी कहानी पूरी करो। हसन ने उस दिन सीखा कि असली जादू हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी जिज्ञासा में छिपा होता है। दुनिया का हर रहस्य तब तक रहस्य रहता है जब तक हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस जादुई सफर को और भी आगे बढ़ाएं। सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस जादुई सफर को और भी आगे बढ़ाएं। कहानी, राइसा और शहजादा अजलान की मोहब्बत की दास्तान। राइसा एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी, जो हमेशा सपनों में खोई रहती थी। लाल और सुनहरी घरारा पहने हुए जब वह महल के बाहर खड़ी होती, तो उसके दिल में अनगिनत ख्याल आते। महल की ऊंची दीवारों के पीछे छिपे हुए राज और राजकुमार अजलान के साथ उसके मुलाकात के पल उसे हर दिन याद आते। राइसा और अजलान की मुलाकात बचपन में ही हुई थी। फरहान राइसा का सबसे करीबी दोस्त था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हर पल बिताते थे। फरहान अक्सर उसे अपने साइकिल पर बिठाकर गांव की तंग गलियों से ले जाता। लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी बदलने लगी। जब राइसा बड़ी हुई, तो उसका दिल अजलान की ओर खिंचता चला गया। एक दिन महल में एक भव्य प्रॉम पार्टी रखी गई थी। राइसा को उम्मीद थी कि शायद वह अजलान से फिर से मिल पाएगी। वह अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए महल के अंदर दाखिल हुई। चारों ओर रोशनी और संगीत की धूम थी। अचानक उसकी नजर अजलान पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे थम सा गया। लेकिन महल के उस उजाले के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा हुआ था। राइसा को पता नहीं था कि अजलान की मोहब्बत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उसे पाने के लिए और भी बहुत सी रुकावटें थीं। जब पार्टी खत्म हुई, तो राइसा महल के बाहर खड़ी रही, सोचती रही कि अब क्या होगा। वह अपनी दुनिया में खोई हुई एक छोटे से तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में मोहब्बत और चिंता दोनों झलक रही थी। अचानक उसे अजलान की आवाज सुनाई दी। दोनों ने उस चुप रात में अपने दिल की बातें की, लेकिन उनकी राह में मुश्किलें कम नहीं थी। राइसा और अजलान की मोहब्बत की यह दास्तान बहुत गहरी और रहस्यमयी थी। दोनों को अपने इरादों और रिश्तों की परीक्षा से गुजरना पड़ा। अजलान को अपने परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ा, जबकि राइसा को अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई लड़नी पड़ी।
राइसा कई बार रात के सन्नाटे में गांव की तंग गलियों से दौड़ती हुई निकली, अजलान से मिलने की उम्मीद लिए हुए। दोनों ने कई बार चुपके से मिलने का प्लान किया। एक दिन दोनों गांव के पास एक छुपी हुई हरी भरी बगिया में मिले, जहां उनकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। पर समाज और परिवार की बंदिशें उन दोनों के रिश्ते के बीच में आ गईं। आखिरकार दोनों को यह एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ अपने दिल की बात नहीं होती, बल्कि यह एक जंग होती है जिसमें जीतने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। राइसा एक छोटी के किनारे खड़ी होकर दूर गांव की ओर देख रही थी, जहां उसकी नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने अतीत को अलविदा कहा और नए सफर की ओर बढ़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम और भी बेहतरीन कहानियां लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें और अगली कहानी तक हमें इजाजत दें। कहानियों की दास्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। दिल से जुड़े एहसास। शाम का वक्त था, धूप ढल चुकी थी और शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आसमान का रंग धीरे धीरे नीला से सुर्ख होने लगा था, जैसे आकाश भी अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा था। इस खामोशी के बीच एक लड़की जारा अपने अकेले कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। जारा के दिल में दर्द के समंदर में लहराते ख्याल उतर रहे थे। पहले प्यार का नशा जो कुछ दिन पहले तक उसके चेहरे पर था, अब एक ठंडे दर्द में तब्दील हो गया था। अयान, जिससे उसने अपने दिल का हर कोना दे दिया था, उसकी जिंदगी से बिना कोई वजह बताए चला गया था। जारा का दिल अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, कैसे और कब सब कुछ बिखर गया। उसका हर पल अयान की यादों से जुद्धा था, पर अब वो यादें बस एक दर्द का एहसास बन चुकी थीं। क्या प्यार ऐसे ही होता है? जारा ने अपने आप से सवाल किया। उसकी आंखों में आंसू थे जो कभी उसके गालों पर गिर जाते तो कभी वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती। जारा और अयान की मुलाकात कॉलेज के एक इवेंट में हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही जाने क्यों एक अजीब सी तसल्ली मिली थी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उस एक मुलाकात के बाद दोस्ती में तब्दील हुई और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, जारा को पता ही नहीं चला। जब भी दोनों मिलते, हर बात में एक नई रौनक होती। अयान की हंसी, उसके शब्दों का अंदाज और उसकी आंखों में छुपी वफा जारा को एक नई दुनिया दिखाती थी। पर शायद जिंदगी हर वक्त हमेशा के लिए खुशी नहीं देती। अयान कुछ अरसे बाद जारा से दूर होने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातें छुपाईं, फिर मुलाकातें कम हुईं और आखिर में एक दिन बिना कुछ कहे अयान उसकी जिंदगी से चला गया। आखिर क्यों, मैं ही क्यों? जारा का ये सवाल हर दिन और रात उसका पीछा करता। दोस्तों ने समझाने की कोशिश की थी, पर जो जज्बात दिल के अंदर बस चुके हों, उनको बयान कर पाना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में खिड़की के पास बैठे जारा अपने फोन की गैलरी में अयान के मैसेज और तस्वीरें देख रही थीं। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, हर मैसेज एक वादे का एहसास था जो अब अधूरे लगते थे। उसका दिल अभी भी अयान के आने का इंतजार कर रहा था, पर दिमाग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। नई राहों की तलाश। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और जारा को समझ आने लगा कि अयान के बिना भी जिंदगी है। एक रात जब जारा अपने दर्द में डूबी थी, उसके एक पुराने दोस्त समीर ने उससे बात की। समीर कॉलेज के वक्त से उसका अच्छा दोस्त रहा था, पर कभी जारा ने उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। समीर ने जारा के दिल का हाल समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वो बस उसके साथ खामोशी में बैठा रहता जब उसे कुछ कहना नहीं होता। कभी कभी बस कुछ अजीब से जोक्स मारकर उसे हंसा देता, कभी जारा की पसंदीदा कॉफी लेकर आ जाता। एक दिन समीर ने जारा से कहा, जिंदगी में सब कुछ एक कारण से होता है। शायद अयान का तुमसे दूर जाना एक नई राह खोल रहा हो। तुम बस एक पल के लिए अपने दर्द को अपना मत समझो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो जारा है
जो हंसना जानती थी। जारा पहले तो उसकी बातों को बस एक तसल्ली का जरिया समझती थी, पर धीरे धीरे समीर की बातें उसके दिल को छू गईं। उसे एहसास होने लगा कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं है, समीर भी उसके साथ खड़े है। जारा को अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ प्यार के टूटने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को फिर से पाने का नाम भी है। जब अय्यान की यादों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा, तभी जारा ने अपने जीने का एक नया रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने अपने खुद के सपने देखने शुरू किए, अपने दिल को अपने सपनों से भर दिया। उसने पेंटिंग का एक कोर्स ज्वाइन किया, जो हमेशा उसका शौक रहा था। समीर अब भी उसके साथ था, लेकिन जारा ने कभी उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। 1 साल गुजर गया और जारा अपनी जिंदगी को नए जज्बात के साथ जीने लगी थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ एक कैफे में बैठी थी, तभी समीर ने उससे कहा, जारा, कब तक तुम अपने दिल को बंद करके रखोगी? तुमने दर्द से उभरना सीख लिया है, लेकिन अब अपने दिल को फिर से जीने दो। जारा ने हंसी में जवाब दिया, मैं ठीक हूं समीर, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। पर समीर की आंखों में एक गहरा एहसास था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम जिसे अपना दर्द समझते हैं, वो दर्द नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। तुमने अपने सपनों को पाना सीख लिया है, अब अपने दिल को फिर से खोलने का वक्त है। जारा को समीर की बातें पहले समझ नहीं आईं, लेकिन उसके बाद के कुछ दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने दिल को बंद करके जी रही हूं? क्या समीर वो शख्स है जो हमेशा मेरे साथ रहा, पर मैंने कभी उसे समझा नहीं? वक्त गुजरने के साथ जारा को एहसास होने लगा कि समीर का प्यार उसके लिए एक सुकून का जरिया बन गया था। उसने कभी समीर को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन अब जो रिश्ता उनके बीच था, वो प्यार के नए एहसास से जुद्धा था। जारा ने एक दिन समीर से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी बिना कुछ कहे। शायद मुझे समझने में वक्त लगा, पर अब मैं अपने दिल की सुनने के लिए तैयार हूं। समीर मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। जिंदगी कभी कभी हमें उन रास्तों पर ले आती है जहां हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता, लेकिन जो हमेशा हमारे लिए ही बन। कहानियों की दास्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद दिलचस्प कहानियां सुन सकें। रबीना की नई जिंदगी। रबीना की जिंदगी एक गमगीन दास्तान थी, जिसका आगाज उस दिन हुआ था जब उसके वालिदैन उसे यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वो उस वक्त महज एक मासूम सी बच्ची थी, जिसके दिल में सवालात का एक बोझ था और आंखों में मासूमियत की झलक। क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसके दिल में मुसलसल गूंजतन रहता था। उसके इर्द गिर्द के बच्चे हंसते, खेलते और जिंदगी की खुशियों में मगन रहते, मगर रबीना के लिए ये सब सिर्फ ख्वाब व ख्याल था। उसकी दुनिया बस यतीम खाने की ऊंची दीवारों, सर्द हवा और बेआतनाई से घिरी हुई थी। वक्त गुजरता गया, मगर रबीना के दिल की बेचैनी ना गई। यतीम खाने की पुरानी इमारत में एक बाग था, जहां 100 के दरख्त खड़े थे, जैसे वो भी रबीना की तरह तन्हा और मायूस हूँ। वो अक्सर इन दरख्तों को देखते और सोचते कि शायद ये दरख्त भी उसकी तरह मोहब्बत की तलाश में है। मगर रबीना के दिल में एक ख्वाब हमेशा जिंदा रहा कि कोई उसे ले जाएगा, उस बेरंग जिंदगी से निकाल कर किसी खुशियों भरी दुनिया में। ये ख्वाब उसके दिल का सहारा बने रहे। नया मोड़, शाहबाज साहब का आना। फिर एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर एक शाहाना बगी आकर रुकी। उस बगी से उतरने वाला शख्स शाहबाज साहब था, जिनकी शख्सियत में वक़ार और आंखों में तजर्बे की गहराई थी। यतीम खाने के इंचार्ज ने रबीना को बुलाया और उसे बताया कि शाहबाज साहब उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर रबीना का दिल खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात से भर गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सवाल उसके जहन में घूम रहा था, मगर उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। महल की जिंदगी।
शाहबाज साहब के साथ महल तक का सफर किसी ख्वाब से कम ना था। जैसे ही वो महल पहुंची, उसने देखा कि महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर सुनहरी नक्श व निगार थे। ये महल जैसे ख्वाबों की दुनिया थी, मगर रबीना के दिल की तन्हाई अब भी उसके साथ थी। महल की जिंदगी जाहिरी तौर पर शान व शौकत से भरी हुई थी, मगर अंदरूनी तौर पर रबीना को वहाँ भी एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। वहाँ सब कुछ था, मगर मोहब्बत का कोई वजूद ना था। नासिर से मुलाकात और बांसुरी की धुन। फिर एक दिन रबीना की मुलाकात नासिर से हुई, जो शाहबाज साहब का बेटा था। नासिर संजीदा मिजाज का शख्स था, मगर उसके अंदर एक गहरी सोच और खामोशी छपी हुई थी। नासिर को बांसुरी बजाने का शौक था, और जब रबीना ने पहली बार उसकी बांसुरी की धुन सुनी तो उसके दिल की उदासी जैसे जाग उठी। तुम्हारी बांसुरी दिल को छू लेती है, रबीना ने नासिर से कहा। नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारी आंखों में एक कहानी छिपी हुई है जो शायद अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये चंद अल्फाज दोनों के दरमियान दोस्ती का आगाज बन गए। वो अक्सर महल के बाग में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते और सुनाते रहते। महल में एक पुरस्कार रोशनी। एक रात जब महल की सारी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, रबीना अपनी खिड़की के पास बैठी थी कि उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उस रोशनी ने उसके दिल को बेचैन कर दिया और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंची, उसने देखा कि एक पुराना कमरा था जिसमें एक किताब चमक रही थी। रबीना ने झिझकते हुए वो किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला सफा पलटा, एक हुआ का झोंका आया और उसके इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। किताब का राज और रबीना की शनाख्त। किताब में एक दास्तान थी जो एक गुमशुदा शहजादी की कहानी बयान कर रही थी। जैसे जैसे रबीना ने किताब के औराक पलटे, उसे एहसास हुआ कि ये कहानी दरअसल उसकी अपनी थी। वही वो गुमशुदा शहजादी थी जिसे साजिश के तहत यतीम खाने में छोड़ा गया था। किताब के आखिरी सफ़े पर एक राज था। उसके वालिदैन ने उसे दुश्मनों से बचाने के लिए यतीम खाने में छुपाया था। रबीना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचती थी कि उसके वालिदैन ने उसे छोड़ दिया है, मगर हकीकत में वो उसे बचाने के लिए कुर्बानी दे चुके थे। महल की सच्चाई और वरासत की बहाली। रबीना ने नासिर को सारी हकीकत बताई। नासिर हैरत में था, मगर उसने रबीना को तसल्ली दी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई रबीना, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। अब तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और विरासत को बहाल करना होगा। नासिर के साथ मिलकर रबीना ने अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़ा और नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। उसने फैसला किया कि वो अब मजीद अपनी जिंदगी के दुखों में नहीं डूबेगी, बल्कि अपने खानदान की विरासत को दोबारा हासिल करेगी। मोहब्बत का आगाज। वक्त के साथ साथ रबीना और नासिर की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन गए। रबीना को अब अपने माजी के अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी मिल गई थी। नासिर ने उसके दिल की उदासी को अपनी मोहब्बत से भर दिया था। नई शुरुआत। रबीना ने नासिर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो दोनों महल की विरासत को दोबारा जिंदा करने में जुट गए। रबीना ने उस पुरानी किताब से सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना जरूरी होता है, और वही मुश्किलात इंसान को उसकी असल पहचान दिलाती हैं। रबीना ने अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़ दिया और महल की शान व शौकत को दोबारा जिंदा करने का अज़्म किया। वो अब सिर्फ एक यतीम लड़की नहीं थी, बल्कि अपने खानदान की वारिस बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो बराहे करम हमारे YouTube चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। मुंबई का समंदर नूर के लिए हमेशा से खास था। समंदर की लहरें उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो कभी थमती नहीं थी। हर लहर जैसे उसके दिल के दर्द को अपने साथ लेकर बह जाना चाहती थी। वो समंदर की तरफ देखकर बुदबुदाई,
दिल को कौन समझाए। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुद से ही सवाल कर रही हो। नूर ने अपने बालों को हल्के से पीछे किया, जो हवा के झोंके से बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उन आंसुओं की वजह से जो कई रातों से बहे जा रहे थे। मुंबई की चमकदमक ने उसे उसकी असलियत से बहुत दूर कर दिया था। आसमान छूती इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ इतना नया था, और फिर भी नूर के लिए ये सब कुछ अजनबी था। अम्मी कहती थी, तालीम बहुत जरूरी है, नूर ने अपने दिल से कहा। लेकिन क्या ये तालीम मेरे दिल को सुकून दे सकती है? क्या ये इमारतें मेरे अंदर की तन्हाई को मिटा सकती हैं? वो अक्सर यहाँ समंदर के किनारे आती थी। समंदर की लहरें जैसे उसे वापस उसके बचपन के गांव में खींच ले जाती थी, जहाँ वो खेली थी, हंसी थी, और जहाँ उसने शाहबाज से अपने दिल के सबसे अनकहे एहसासों को महसूस किया था। वो गांव, वो मिट्टी की खुशबू, कैसे भूल जाऊं? उसकी आंखों में दर्द था, उसकी आवाज जैसे उस मिट्टी की खुशबू के साथ कहीं खो गई थी। हर गली, हर पेड़ मुझसे बातें करते थे, और वो शाहबाज। नूर की सांसें गहरी हो गईं। उसे आज भी याद था कैसे शाहबाज पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाया करता था, और उसकी बातें सुनकर नूर की हंसी कभी थमती नहीं थी। लेकिन वो दिन कब के बीत गए थे, अब बस यादें रह गई थी, और वो पेड़ जहाँ से उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ था। समंदर की लहरों ने उसे वापस उसकी सोच में डुबो दिया। क्या शाहबाज ने भी मुझे याद किया होगा, या फिर वो भी इस शहर की तरह बदल गया होगा, बेगाना, दूर? लेकिन नूर का दिल उसे वापस खींच रहा था, वापस उस गांव की तरफ, जहां उसकी जिंदगी का असली मकसद छुपा था। शायद वही मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, उसने अपने दिल में ठान लिया। अगले ही दिन नूर ने अपना फैसला कर लिया। वो गांव वापस जाएगी, वो शाहबाज को ढूंढेगी और उन सारे सवालों का सामना करेगी जिनसे वो सालों से भाग रही थी। गांव की मिट्टी में कदम रखते ही नूर की सांसें तेज हो गईं। वो गांव जो कभी उसका सब कुछ था, अब उसे अजनबी सा लगने लगा था। यही तो था वो पेड़, जहां मैं और शाहबाज बैठा करते थे। उसने उस सूखे पेड़ की तरफ देखा, जैसे वो भी उसकी राह देख रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा। इस गांव के हर कोने में उसकी यादें बसी थीं, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। वो महसूस कर रही थी कि वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी जगह अटका था। क्या शाहबाज अब भी वैसा ही होगा? क्या वो मुझे पहचान पाएगा? क्या वो अब भी मुझे याद करता होगा? नूर के दिल में सवालों का बवंडर उठ रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, नूर। वो आवाज जैसे उसके दिल को छू गई। उसने धीमे से पलटकर देखा, और उसके सामने वही चेहरा था जिसे वो ढूंढने आई थी, शाहबाज। शाहबाज की आंखों में वही पुरानी पहचान थी, लेकिन चेहरे पर कुछ नया भी था, जैसे वक्त ने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया हो। तुम वापस आई हो? शाहबाज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं थे। नूर ने कोशिश की कुछ कहने की, लेकिन उसकी आवाज अटक गई। वो बस इतना ही कह पाई, हाँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ खुद को ढूंढने आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। शाहबाज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में वो सब बातें थी जो कभी जुबान पर नहीं आ सकी। वक्त जैसे वहीं थम गया था।
क्या ये अधूरी मोहब्बत का सफर था या फिर एक नई शुरुआत? समंदर की तरह उनके दिलों में भी सवालों की लहरें उठ रही थी, और शायद इस बार जवाबों की तलाश नहीं थी, सिर्फ उस एहसास की थी जो दोनों के बीच हमेशा से था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। बचपन का वो पहला प्यार। कहानी शुरू होती है साल 1985 से, जब छोटे छोटे मोहल्लों में बच्चे शाम को गलियों में खेलते थे और छतों पर कागजी पतंगे उड़ाया करते थे। ऐसा ही एक मोहल्ला था जहां एक छोटे से मकान की छत पर बैठा रफीक आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थीं। दूर से छत पर एक लड़की नजर आई, आलिशा, सफेद दुपट्टा उड़े हुए, अपने बालों में गुलाब का फूल लगाते हुए वो बार बार आईने में देख रही थी। रफीक की निगाहें उस पर ठहर गईं, और फिर दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ खेलते आए थे, लेकिन आज जब उसने आलिशा को देखा तो दिल कुछ अलग ही धड़क रहा था। मोहब्बत की पहली झलक थी ये, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। दिन बीतते गए और मोहल्ले की गलियों में वो दोनों अक्सर मिलते। रफीक हमेशा आलिशा को देखकर मुस्कुरा देता, पर कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया। हर शाम जब वो मोहल्ले के नुक्कड़ से गुजरती, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। क्या ये प्यार है या फिर बस एक छोटी सी दोस्ती? एक दिन जब बारिश हो रही थी, आलिशा भागते हुए रफीक के घर के सामने आकर रुक गई। भीगी हुई जुल्फें, चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें, और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कहा, रफीक, तुम बारिश में क्यों नहीं खेल रहे? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन रफीक के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो बस खामोशी से उसे देखता रहा, मुस्कुराते हुए। उस शाम रफीक ने अपने दिल की बातें अपनी डायरी में लिखीं। कहने को बहुत कुछ है, पर लफ्ज़ नहीं मिलते। दिल की बातों को बयां करने के लिए हिम्मत नहीं होती। कभी वो सामने आती है और कभी दिल से गुजर जाती है। कैसे बताऊं उसे, ये जो दिल है बस उसी के नाम है। वक्त बीतता गया। रफीक और आलिशा की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन उनके बीच की मोहब्बत कभी जाहिर नहीं हुई। रफीक ने कभी भी आलिशा को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, और वो दोस्ती की चादर में लिपटी मोहब्बत बस दिल के किसी कोने में दबकर रह गई। 1989 जब कॉलेज का वक्त आया, आलिशा शहर छोड़कर चली गई। वो एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी, और रफीक वो मोहब्बत के खामोश लम्हों के साथ रह गया। उसके दिल में आज भी वो बचपन की यादें ताज़ा थीं, लेकिन अब आलिशा उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। वो शहर बदल गया, लेकिन रफीक के दिल में वही मासूम सा प्यार बसा रहा। उसने कई बार सोचा कि वो आलिशा से अपने दिल की बात कहे, लेकिन फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी डायरी में हर रोज वो कुछ न कुछ लिखता रहता, अपने दिल के एहसासों को कागज पर उतारता। वो लम्हे अब भी याद आते हैं, जब तेरी मुस्कान दिल को सुकून देती थी। तू दूर चली गई, पर मेरी यादों में अब भी वही तू है। वो मासूम सी हंसती हुई तू। सालों बाद जब आलिशा अपने शहर लौटी, तो रफीक को एक खबर मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। आलिश की शादी होने वाली थी। ये सुनकर रफीक के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा जब वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। शादी के दिन रफीक ने अपनी आखिरी कविता डायरी में लिखी।
मोहब्बत के लफ्ज़ कभी बयां नहीं हो पाए। दिल की धड़कनें कभी तेरे दिल से टकरा नहीं पाई। अब तेरी जिंदगी में कोई और होगा और मैं तेरे नाम के साए में हमेशा रह जाऊंगा। शादी के बाद आलिशा की जिंदगी बदल गई और रफीक अपने खामोश मोहब्बत के साथ जीता रहा। वो मोहब्बत जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके दिल में बसी रही, वो कभी भी सामने नहीं आई। और शायद यही प्यार का सबसे बड़ा सच था। कुछ मोहब्बतें बयां नहीं होती, वो बस दिल के एक कोने में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कहानियन की दास्तां को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली और मोहब्बत भरी कहानियां सुन सकते हैं। मोहब्बत की वो गली कहानी शुरू होती है। वो दिन भी अजीब थे जब मोहब्बत मासूमियत में ढल जाती थी। न इजहार की जरूरत, न जवाब की उम्मीद, बस एक झलक काफी होती थी दिल को जलाने के लिए। जब भी मैं उसे देखता, दिल कहता, बस ये पल कभी ना खत्म हो। मैं अम्मी की बातों से बेपरवाह घर के आंगन में बैठा हुआ था। उस रोज सुबह कुछ अलग थी। हर तरफ एक सुकून भरी खामोशी थी, मगर मेरे दिल में तूफान। उस तूफान का नाम था अलीशा। आरिफ, तुम्हें पता है अलीशा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम खिलखिला रही थीं। वो तुम्हारी हंसी जैसे मेरे दिल पर कोई छाप छोड़ गई हो। उस दिन से तुम्हारे बिना सब अधूरा लगने लगा। वो सामने वाली घर की लड़की, जिसके एक मुस्कान से दिल धड़क उठता था, वो बचपन से मेरे सामने ही पली बड़ी थी। अलीशा के घर में हर रोज हंसी मजाक की आवाजें आती थीं। उसकी माँ भी हंसमुख थी, मगर जब भी मैं उसकी आवाज सुनता, जैसे दिल में एक मीठी टीस उठती। एक बार मैं उसे उसके छोटे भाई के साथ पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। हवा में पतंग तैर रही थी और उसके बाल भी हवाओं के साथ लहरा रहे थे। एक पल को वो मेरी तरफ पलटी और हमारी नजरें मिल गईं। वो लम्हा, जैसे वक्त वही ठहर गया। उस दिन पहली बार मुझे अपने दिल की आवाज सुनाई दी, आरिफ, तुम उसे चाहने लगे हो। वो मुस्कराए और मेरा दिल फिर से डूब गया। मोहब्बत बस इसी तरह शुरू हो गई थी, बिना कहे, बिना सुने। आरिफ, कैसे बताऊं तुझे अलीशा, मेरा हर दिन बस तेरे ख्यालों में गुजरता है। तेरी वो हंसी, तेरा हर अंदाज, जैसे मेरी जिंदगी में बस तू ही तू है। जिन्हें इश्क होता है, उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आंखों से आंखों में बयान हो जाती है मोहब्बत की हर कहानी। वक्त बीतता गया। हमारी मुलाकातें तो कम ही होती, लेकिन दिल हर रोज उसे ही ढूंढता रहता। अलीशा के बिना मेरी दुनिया अधूरी थी और वो इस बात से अनजान। एक दिन जब मैं गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, उसे आता देख दिल बेताब हो गया। मैं चाहता था उससे कुछ कहूं, लेकिन हिम्मत न जुटा पाया। उसकी हल्की मुस्कान ने मुझे जैसे बर्फ बना दिया था। वो मेरे पास से गुजरते हुए बोली, सलाम आरिफ भाई, कैसे हो? मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, ठीक हूँ अलीशा, तुम कैसी हो? वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, ठीक हूँ। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? उसके इतने मामूली सवाल में भी मेरे लिए जैसे एक समंदर छिपा था। उसकी हर बात, हर लफ्ज़ मेरे लिए बेशकीमती थे। आरिफ, उफ, क्या होता अगर मैं उसी वक्त कह देता कि अलीशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर नहीं कह पाया। दिल में जो था, वो जुबां पर कभी आ ही नहीं पाया। वक्त ने करवट ली। अलीशा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। जब ये बात मैंने सुनी, तो जैसे मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। क्या ये वही अलीशा थी जो मेरे दिल के इतने करीब थी? और अब वो किसी और की हो जाएगी। उस दिन से दिल और जुबां के बीच जंग शुरू हो गई। एक तरफ दिल कहता, जाकर उसे बता दे अपनी मोहब्बत, और दूसरी तरफ दिमाग कहता, आरिफ, ये तुम्हारी किस्मत नहीं।
फिर वो दिन भी आ गया जब अलीशा की शादी हो गई। मैं बारात के शोर शराबे से दूर अपने कमरे में बंद था। दिल चुप था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आरिफ, तू मेरी थी अलीशा, तू मेरी ही रहेगी। तेरे बिना ये जिंदगी बस एक अधूरी कहानी है। उसकी विदाई के वक्त मैं छिपकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। और मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। एक अधूरी मोहब्बत की कहानी जो कभी पूरी न हो सकी। तू थी, तू रहेगी, बस मेरे ख्यालों में। वो जो तेरे बिना अधूरी सी लगती है। ये जिंदगी बस तेरे ख्वाबों में ही सजी है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानियों की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेकरार दिलों का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों में जहां हर ओर सफेदी की चादर बिछी होती है, वहां का मौसम भी इंसानी दिलों की तरह कभी कभी सर्द और कभी कभी बेहद गर्म हो जाता था। अंधेरे और वीरान गलियों में वक्त जैसे थम सा जाता। लेकिन इन वीरानियों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, कुंदूज। वहीं अली रहता था, एक ऐसा लड़का जिसका दिल मासूमियत और ख्वाबों से भरा हुआ था। पर अली का सबसे बड़ा ख्वाब था माहरीन। माहरीन, उसकी पड़ोस की लड़की, उसकी सबसे पुरानी दोस्त और शायद उसकी पहली मोहब्बत। बचपन से ही दोनों का रिश्ता बेहद खास था। जब भी वो दोनों साथ होते, ऐसा लगता जैसे वक्त की हर रुकावट उनके लिए खत्म हो जाती हो। अली के दिल की धड़कनें हमेशा तेज हो जाती जब वो माहरीन को देखता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, सब कुछ जादू जैसा लगता। पर अफगानिस्तान, जहां जंग ने हर दिल में दर्द बो दिया था, वहां प्यार की कहानी इतनी आसान नहीं हो सकती थी। माहरीन का परिवार बहुत ही सख्त था। जंग और हालात ने उनके दिलों में नफरत और डर भर दिया था। लेकिन अली का दिल तो सिर्फ मोहब्बत जानता था। एक दिन जब आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, अली का दिल फिर बेचैन था। वो जानता था कि अब उसे माहरीन से अपने दिल की बात कहनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर कब तक वो यूं खामोश रह सकता था? क्या मोहब्बत के लिए इतना भी जज्बा नहीं होगा कि वो हर मुश्किल को पार कर सके? शाम का वक्त था जब अली ने माहरीन को पास की पहाड़ी के करीब बुलाया। माहरीन लाल रंग के दुपट्टे में सिमटी हुई, आंखों में एक सवाल लिए उसके सामने खड़ी थी। अली की आंखों में जैसे आग थी और उसके दिल में ज्वार भाटा। माहरीन, अली ने धीरे से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। माहरीन ने उसकी आंखों में देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने सवाल किया, क्या बात है? अली, तुम इतने दिनों से कुछ परेशान लग रहे हो। अली ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी नजरें माहरीन के चेहरे पर टिका दी। माहरीन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और जितना मैं जानता हूं उतना ही ये समझता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और ये मोहब्बत सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये मेरी हकीकत है। माहरीन कुछ देर तक खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उस खामोशी के पीछे एक सैलाब था। आखिरकार उसने कहा, अली, मुझे भी तुमसे प्यार है। पर उसकी आवाज कांप गई। हमारे हालात, हमारे परिवार, इस जंग की वजह से हम कभी साथ नहीं रह सकते। ये मोहब्बत पूरी नहीं हो सकती। अली के दिल में जैसे चाकू चल गया। उसने माहरीन की बात सुनी, पर वो समझने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, माहरीन, क्या हम जंग और हालात के आगे घुटने टेक देंगे? क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि ये सब खत्म हो जाए? माहरीन के आंसू अब बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अली, हम चाहें या न चाहें, हमें इस सच्चाई को मानना होगा। हमारे परिवार कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे और जंग के इस माहौल में प्यार करना ये मुमकिन नहीं है। अली ने माहरीन की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और जिद थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, माहरीन। अगर हमें इस मोहब्बत के लिए लड़ना पड़े
तो मैं हर हालात का सामना करूंगा। तुम देखना, हम एक दिन जरूर साथ होंगे। वो पल जैसे ठहर सा गया था। माहरीन की आंखों में दर्द और मोहब्बत की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेबसी की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उसने कहा, अली, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन हमें कुछ वक्त देना होगा। अली ने उसकी बात पर हामी भरी, पर उसका दिल अब भी बेचैन था। कुछ हफ्ते बाद माहरीन का परिवार उसे अफगानिस्तान के किसी और शहर में भेजने का फैसला कर चुका था। माहरीन के पास भी अब कोई चारा नहीं था। जब अली को ये खबर मिली, उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। वो उस दिन जब माहरीन को छोड़ने आया, तो उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये आखिरी बार है जब वो माहरीन को देख रहा है? माहरीन भी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में वही खामोशी थी, वही सच्चाई जो अली अब भी मानने को तैयार नहीं था। माहरीन, अली ने धीमी आवाज में कहा, तुम जाओगी, पर मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। माहरीन ने उसकी बात सुनी। उसके दिल में भी वही आग थी जो अली के दिल में जल रही थी। उसने अली से वादा किया, मैं भी लौटने का इंतजार करूंगी, अली। हमारी मोहब्बत कभी नहीं मर सकती, चाहे ये जंग हमें कितने भी दूर क्यों न कर दे। उस दिन माहरीन चली गई, लेकिन अली के दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही थी। वो जानता था कि ये मोहब्बत किसी भी जंग से बड़ी थी। अफगानिस्तान की इन सर्द और बर्फीली गलियों में उनकी मोहब्बत की कहानी अब भी जिंदा थी, कहीं न कहीं, किसी न किसी दिल में। और शायद एक दिन जब ये जंग खत्म हो जाएगी, जब आसमान पर सिर्फ मोहब्बत का सूरज चमकेगा, अली और माहरीन फिर से मिलेंगे। कहानी का ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मोहब्बत की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। जैसे अली और माहरीन की मोहब्बत, जो अफगानिस्तान की वादियों में आज भी धड़कती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कहानी यो की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी का शीर्षक, वो आखिरी मुलाकात। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया हो? वो दिन, वो लम्हा, जब आप पहली बार उसे मिले थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये बात है 1982 की, कॉलेज का वो जमाना, जब हर दिन नई कहानी बुनता था और हर मुलाकात में एक नया राज छुपा होता था। जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, तब मेरी उम्र 20 साल की थी। वो दिन अभी भी याद है। बारिश हो रही थी और हवा में वो भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू थी। मैंने जैसे ही कॉलेज के गेट पर कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कुछ अलग होने वाला है। वो पहली बार मेरी नज़र से टकराई थी। सफ़ेद साड़ी, उसके गीले बाल और आंखें ऐसी जैसे उनमें पूरा समंदर छुपा हो। मैंने उसकी ओर देखा और वो भी मेरी तरफ देख रही थी। जैसे कोई अनकहा रिश्ता था, जो नज़र से नज़र मिलते ही बन गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक लम्हा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दोस्तों, हर मुलाकात की तरह ये भी बस एक झलक थी। वो लड़की मेरे दिल में बस गई, लेकिन उसे जानने का मौका नहीं मिला। कॉलेज की जिंदगी शुरू हो गई और मैं उसे रोज देखता, लेकिन बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। दिन बीतते गए और मेरे दिल में उसकी तस्वीर और गहरी होती गई। एक दिन, जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, वो मेरे पास आए। मैंने किताब में सिर झुकाया हुआ था और अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे ये किताब चाहिए। मैंने जैसे ही सिर उठाया, मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। ये वही लड़की थी। मैं थोड़ा झिझका, फिर किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। उसने मुस्कुराते हुए किताब ली और बिना कुछ कहे चली गई। उसकी मुस्कान में जैसे जादू था। वो पल ऐसा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिल में कोई चाबी घुमा गई हो और अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता था।
पर फिर भी मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि वो सिर्फ दिल में नहीं, हमारी रूह में बस जाती हैं। अगले कुछ दिनों में वो मेरे आसपास ज्यादा दिखने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, और कभी कभी बस गलती से मेरी नज़रें उसकी नज़र से मिल जातीं। एक दिन अचानक मेरे दोस्तों ने बताया कि कॉलेज में एक पार्टी हो रही है, और मैंने सोचा कि शायद वहां उससे बात करने का मौका मिलेगा। पार्टी के दिन मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने पार्टी हॉल में कदम रखा, मेरी नज़र उसे ढूंढने लगी, और फिर मैंने उसे देखा। वो एक कोने में खड़ी थी, अकेली, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, क्या तुम अकेली हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, शायद मैं हमेशा से अकेली हूँ। उसके इस जवाब में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, गुलनार। लेकिन नाम जानकर तुम क्या करोगे? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में जो रहस्य था, उसने मुझे और खींच लिया। मैंने फिर कहा, कभी कभी नाम से नहीं, इंसान से जान पहचान होती है। उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। फिर उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या वो कहीं जा रही है? क्या उसके जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो मुझसे छुपा रही है? कुछ दिन बाद मुझे उसके बारे में एक अजीब खबर मिली। वो कॉलेज छोड़ रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। मैंने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो अब कॉलेज में नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन मुझे उसकी एक दोस्त ने बताया कि गुलनार बहुत बीमार थी। उसका दिल कमज़ोर था और वो ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती थी। ये सुनकर जैसे मेरी दुनिया बिखर गई। वो मेरे दिल में बसने वाली गुलनार, वो रहस्यमय लड़की। उसकी जिंदगी की ये हकीकत मुझे कभी पता नहीं चलती अगर मैंने उससे बात नहीं की होती। मैंने सोचा, शायद इस आखिरी मुलाकात में मैं उससे मिल सकूं। मैं अस्पताल पहुंचा और उसे एक कमरे में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, गुलनार, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। उसकी आंखें खुलीं और उसने मुझे देखा। उसने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, वो बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैंने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू थे। वो लम्हा, जब उसकी धड़कनें धीरे धीरे रुक गईं, मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। आज जब मैं उसकी यादों को समेटकर यहाँ बैठा हूँ, तो सोचता हूँ, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं। गुलनार की कहानी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर मुलाकात, हर लम्हा अपनी एक कहानी लेकर आता है। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरी कहानियां ही हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, गुलनार की कहानी। शायद ये मोहब्बत का एक अधूरा सफ़र था, लेकिन इसने मेरे दिल को हमेशा के लिए छू लिया। और कभी कभी अधूरी मोहब्बत ही सबसे खूबसूरत होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को, जहां आपको मिलेंगी और भी ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां। लखनऊ का पुराना महल और गलनार का राज। लखनऊ का पुराना महल, जिसे कभी नूर महल के नाम से जाना जाता था, अब एक वीरान और खामोश इमारत बन चुका था। सदियों पहले ये महल शाही तकरीबात का मरकज़ था, जहां मेहमानों की रौनकें हवा करती थीं। कीमती जेवरात की चमक, घोड़ों की टापों की आवाज़ें और मौसीकी की धमकी महल के आंगन में गूंजती थीं। मगर अब वहां खामोशी थी। ये खामोशी एक राज के बोझ तले दब गई थी।
सितारा सितारा गलनार सितारा सितारा इस महल में रहती थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ हमेशा एक अजीब सी खामोशी और तन्हाई हुआ करती थी, जैसे उसके दिल में कुछ दफन हो। गलनार की आंखों में एक पुरस्कार गहराई थी, जैसे वो हर पल किसी राज की हिफाजत कर रही हो। एक रात, जब चांदनी महल के खिड़कियों से अंदर आ रही थी और रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी, गलनार ने वो पुरानी किताब निकाली जो इसकी दादी ने उसे दी थी। वो किताब सदियों पुराने राजों से भरी हुई थी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये कहानी उस वक्त की है जब महल के अंदर एक बड़ा राज छुपा था। शाही खानदान का एक फर्द, जिसका नाम कभी किसी को मालूम नहीं हुआ, अचानक गायब हो गया था। इस रात चांदनी में महल के कमरों में एक अजीब सी सरगोशी सुनी गई थी, जैसे कोई किसी को बल्ला रहा हो। गलनार को याद आया कि बचपन में उसने भी महल में अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, मगर वो कभी उनको समझ नहीं पाई थी। आज वो किताब के जरिए इस राज की हकीकत जानने की कोशिश कर रही थी। वो हर सफ़ा पलटती गई और महल की कहानी इसके सामने आती गई। किताब के मुताबिक इस गुमशुदा फर्द को एक खुफिया कमरे में कैद किया गया था। ये कमरा महल के नीचे जमीन में छुपा हुआ था, जिसका दरवाजा सिर्फ चांद की रोशनी में नजर आता था। गलनार का दिल धड़कने लगा। क्या वो कमरा अभी भी मौजूद था? क्या वहां अब भी कोई राज दफन था? सितारा सितारा गलनार सितारा सितारा ने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगी और इस कमरे को तलाश करेगी। रात का तीसरा खा था और गलनार आहिस्ता आहिस्ता महल के तहखाने की तरफ बढ़ी। महल के जीने पर कदमों की आवाजें गूंजती रहीं, जैसे वक्त पलट रहा हो। जब वो तहखाने में पहुंची, तो चांद की रोशनी एक पुराने दरवाजे पर पड़ रही थी, जो सालों से बंद था। गलनार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो महल के नीचे किसी पोशीदा जगह की तरफ जा रही थी। सुरंग के अंदर की हवा ठंडी और बोझल थी, जैसे सदियों का बोझ वहां छुपा हो। गलनार सुरंग में चलती गई, जब तक वो एक छोटे से कमरे तक ना पहुंच गई। वहां पर एक संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, ये संदूक इस राज की हिफाजत करता है, जिसे कभी कोई जान नहीं पाएगा। गलनार ने कांपते हाथों से संदूक खोला। इसके अंदर एक पुरानी दस्तावेज और एक छोटा सा तलासमी नगीना था। दस्तावेज में लिखा था कि ये नगीना किसी खास वक्त पर चमकेगा और उसके चमकने के बाद वो शख्स जाहिर हो जाएगा जिसे सालों पहले कैद किया गया था। गलनार ने वो नगीना उठा लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में दबाया, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। संदूक के पीछे एक और दरवाजा नजर आया, जो आज तक छुपा हुआ था। गलनार के कदम लरजते हुए इस दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा मंजर सामने आया। वहां पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में वही गहराई थी जो गलनार की आंखों में थी। वो शख्स गलनार को देखते ही मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम आ ही गईं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गलनार हैरान थी। ये शख्स कौन था और वो कैसे उसे पहचानता था? क्या ये शख्स वही गुमशुदा फर्द था जिसकी कहानी किताब में थी? और क्या गलनार का इससे कोई ताल्लुक था? बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा जिद हूँ और तुम मेरी वारिस हो। ये राज हमेशा हमारे खानदान में रहा है और अब वक्त आ गया है कि तुम उसे संभालो। गलनार ने बूढ़े शख्स की बातों को सुना और महसूस किया कि उसका पूरा वजूद इस लम्हे से जड़ा हुआ था। वो राज, जो उसने हमेशा महसूस किया था, आज उसे समझ आया। वो इस शाही खानदान की आखिरी वारिस थी और इसका काम था कि इस महल और इसके राजों की हिफाजत करे। दो अकेली लड़कियों की कहानी। शहर के एक वीरान कोने में, जहां हर गली जैसे गुमसुम हो, एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी दो मासूम लड़कियां, रुबीना और नाहिदा। दोनों का बचपन अंधेरे में गुजरा। माँ बाप का साया तो कभी मिला ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि उनके माँ बाप कहाँ गए। बस लोग कहते थे, किस्मत ने इन दोनों को अनाथ कर दिया। बचपन में जब आसपास के बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेलते, तो ये दोनों बहनें खिड़की के उस पार से बस देखती रहती।
रुबीना अपनी छोटी बहन नाहिदा का हाथ थामे कहती, हमारे पास कोई नहीं है, पर हम एक दूसरे का सहारा हैं। नाहिदा उसे मासूमियत से देखती और कहती, दीदी, अगर अम्मी अब्बू होते तो हमें ऐसे अकेला नहीं रहना पड़ता, है ना? रुबीना का दिल टूटता, लेकिन वो हमेशा नाहिदा को दिलासा देती, हम हैं न, हमें और किसी की जरूरत नहीं। दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी। आस पड़ोस के लोग उनकी हालत देखते तो कभी खाना दे जाते तो कभी पुराने कपड़े, मगर रुबीना को ये एहसान नहीं पसंद था। उसकी आंखों में एक जिद थी, मैं भीख नहीं लूंगी, मेहनत करूंगी। जब दोनों बहनें थोड़ी बड़ी हुईं तो रुबीना ने घर घर जाकर सिलाई का काम शुरू किया। वो हाथों से कढ़ाई करती, सुंदर सुंदर कपड़े बनाती। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटती तो नाहिदा उसके लिए चाय बनाती। शाम को जब दोनों थककर बैठती तो नाहिदा अपनी किताबों से कहानियां पढ़ती। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, दीदी, अगर हम मेहनत करें तो एक दिन हमारी जिंदगी बदल सकती है ना? रुबीना थोड़ी उदास होकर मुस्कुरा देती, हाँ नाहिदा, जरूर बदलेगी। समय बीतता गया। जिंदगी की मुश्किल, बहुत मेहनती हो, उसने कहा। मेरे घर में और भी काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रुबीना के दिल में शक तो था, पर मजबूरी भी थी। पैसों की जरूरत और नाहिदा के लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब। उसने घर आकर नाहिदा को बताया, वो आदमी कह रहा है कि अगर मैं वहां जाऊं तो हमारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। नाहिदा ने फौरन पूछा, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं दीदी? रुबीना ने गहरी सांस ली, पता नहीं, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगले दिन रुबीना उस आदमी के घर चली गई। पहले कुछ दिन अच्छे थे, वो काम करती, पैसा मिलता, मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आदमी की नीयत खराब थी। उसने रुबीना से ऐसी बातें शुरू की जिनसे उधर नाहिदा घर पर अकेली इंतजार करती रही। कई रातें गुजर गईं और हर दिन रुबीना की आवाज में कुछ अजीब सा महसूस होता। एक दिन रुबीना घर लौटी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रो कर सूज गई हों। नाहिदा ने फौरन पूछा, दीदी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रुबीना ने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नाहिदा, हमें यहां से भागना होगा। वो आदमी खतरनाक है। उसने मुझे धोखा दिया है। नाहिदा ने चौंक कर पूछा, क्या? लेकिन हम कहां जाएंगे दीदी? रुबीना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कहीं भी, पर यहां नहीं, इस शहर से दूर, बहुत दूर। उस रात दोनों बहनें घर छोड़कर चली गईं। उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक दूसरे का साथ था। रास्ते में रुबीना ने नाहिदा से कहा, हमारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं आने दूंगी। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। वो दोनों एक नए शहर में पहुंची जहां किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। रुबीना ने वहां फिर से सिलाई का काम शुरू किया और नाहिदा ने पढ़ाई जारी रखी। इस बार रुबीना ज्यादा सतर्क थी और उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। दोनों बहनें मेहनत करती रहीं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवरने लगी। कुछ सालों बाद नाहिदा, है ना? रुबीना मुस्कुरा कर कहती, हाँ नाहिदा, अब हमारी जिंदगी हमारी अपनी है। और इसी तरह दोनों बहनें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी जीने लगी, साथ, हौसले और प्यार के साथ। लखनऊ का वह आलीशान महल, जिसे आज भी लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं, अपनी पेचीदा गलियों और रहस्यमय दास्तानों के लिए मशहूर था। नवाब मीर कासिम अली के शासनकाल में यह महल न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, बल्कि इसके अंदर छिपे अनगिनत राज लोगों के दिलों को दहला देने वाले थे। इस महल में नवाब की 300 बीवियां बसी थीं, जिनमें सबसे खास थीं रानी महनूर महनूर, अपनी अद्वितीय खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए जानी जाती थीं। उनके दिल में नवाब के लिए बेहद मोहब्बत थी और वह हमेशा दरबार में नवाब के साथ रहती थी। नवाब मीर कासिम अली की शान और शौकत का बड़ा हिस्सा उनकी बीवियों से जुड़ा था। महल में बसी 300 बीवियां लखनऊ की हर गली और बाजार में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। इनमें से सबसे खास और नवाब के दिल के सबसे करीब थीं रानी महनूर। मगर महल के भीतर इन बीवियों की हिफाजत और खजाने की सुरक्षा के लिए नवाब हमेशा चिंतित रहते थे। तभी एक दिन दरबार में एक मशहूर आलिम आया, जिसने नवाब को एक गंभीर नसीहत दी। उसने कहा, ऐ नवाब, अल्लाह की रहमत तुम पर है, मगर याद रखो कि एक दिन दुश्मन तुम्हारी सल्तनत पर हमला करेंगे और तुम्हारे खजाने और बीवियों पर नजर गठाएंगे। इस नसीहत ने नवाब को बेहद परेशान कर दिया।
उन्होंने सोचा कि दुश्मनों से अपनी बीवियों और खजाने की हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। यही वजह थी कि नवाब ने अपने सबसे भरोसेमंद वास्तुकार को बुलाया और महल के अंदर एक बेहद पेचीदा भूल भुलैया और बावली कुआं का निर्माण करवाया। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि जो एक बार इसके अंदर जाता वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। महल की रईसी में एक और चीज शामिल थी, लखनऊ का लजीज खाना। महल के बड़े बड़े दीवान खाने में महफिलें सजाई जाती थीं, जहां नवाब और उनकी बीवियां लखनऊ के सबसे मशहूर पकवानों का लुत्फ उठाते थे। कबाब, निहारी, बिरयानी और जर्दा जैसे लजीज खाने की खुशबू पूरे महल में फैली रहती थी। हर दस्तरख्वान पर शाही दावतों का माहौल होता था, जहां एक से बढ़कर एक लज्जतदार पकवान परोसे जाते थे। खास तौर पर रानी महनूर को शीरमाल और कुल्फी बहुत पसंद थी और वह अक्सर नवाब के साथ यह मिठाइयां खाया करती थी। इस बीच अंग्रेजों को लखनऊ के इस महल और इसके अंदर छिपे खजाने की खबर मिल चुकी थी। अंग्रेज सेना के प्रमुख कर्नल विलियम्स को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई कि वह महल पर हमला करके नवाब का खजाना अपने कब्जे में ले ले। कर्नल विलियम्स एक बेहद चालाक और निर्दयी अधिकारी था और उसने महल की कमजोरियों का पता लगाने के लिए अपने जासूस भेजे। जैसे ही नवाब को इस हमले की खबर मिली, उन्होंने महल की सुरक्षा कड़ी कर दी। लेकिन अंग्रेज सैनिक भूल भुलैया के अंदर घुसने का रास्ता तलाश रहे थे। उस समय महल के सबसे महत्वपूर्ण खजाने की चाबी महल की वफादार दासी फातिमा के पास थी, जिसे नवाब ने खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब फातिमा को यह खबर मिली कि अंग्रेज महल के खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने बिना समय गंवाए एक साहसी कदम उठाया। फातिमा ने खजाने की चाबी उठाई और सीधे बावली कुआं की तरफ दौड़ी। उसके दिल में खौफ था, मगर उसकी वफादारी नवाब के प्रति अडिग थी। जैसे ही उसने कुएं के पास पहुंचकर देखा कि अंग्रेज सैनिक पीछे आ रहे हैं, उसने सोने की चाबी कुएं में फेंक दी और खुद भी कुएं में कूद गई। 4 दिन तक अंग्रेज सैनिकों ने महल के कोने कोने को छान मारा, मगर उन्हें खजाना नहीं मिल सका। फातिमा का बलिदान बेकार नहीं गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद खजाना बावली कुएं की गहराइयों में छिपा रहा। इस हमले के बाद नवाब मीर कासिम अली का दिल टूट गया था। रानी महनूर, जो उनकी सबसे अजीज थीं, ने नवाब से कहा, यह भूल भुलैया हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब यह हमारी कैद बन गई है। महनूर का दिल भारी हो गया था, क्योंकि वह जानती थी कि महल की 300 बीवियां इस भूल भुलैया के अंदर कैद होकर रह गई थीं। अंग्रेजों ने कई बार कोशिश की, लेकिन इस भूल भुलैया का रास्ता किसी को भी न मिला। रानी महनूर ने आखिरी सांस तक अपने महल को नहीं छोड़ा। वह नवाब के साथ अपनी यादों में खोई रही और उनकी दास्तानें आज भी लखनऊ की हवाओं में सुनाई